छोटा सा पार्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार इसके ऊपर सम आता है और बहुत ईजी भी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो जैसे मैंने आपसे बोला था, डिबेंचर्स जो कंपनी इशू करती है, इंटरेस्ट जो भी रेट रहेगा, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने कई बार बोला आपको ये चीज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। What is the meaning of charge against profit? That means it has to be paid compulsorily by the business whether you are in profit or in loss. तो कंपनी को इसको कंपलसरी पे करना होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, काफी इजी क्वेश्चन आता है, बट उसमें एक ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में, टैक्स का। तो उस ट्विस्ट पे मैं आता हूं भाई, पहले उससे पहले मैं एंट्री की बात करूंगा आपसे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। जो भी कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करेगी डिबेंचर होल्डर्स को, तो फॉर द बिजनेस, फॉर द कंपनी इट इज एक्सपेंडिचर। तो वहां पे एंट्री क्या बननी चाहिए अभी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो भी होगा बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, एंड इट इज पेबल टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट यहां पे क्रेडिट करोगे आप, और उसके बाद जब आप ये मनी पे करोगे तो एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? और उसके बाद जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर होल्डर को, दैट नीड्स टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर दिस यू हैव टू पास वन मोर एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो ये तीन बेसिक एंट्रीज हैं जो हम लोग पास करते हैं डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करते टाइम। अगेन मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। फर्स्ट एंट्री, जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू होगा तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ड्यू होने के बाद जब कंपनी इसको पे करेगी तो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये इंटरेस्ट जो कंपनी ने पे किया, कंपनी इसको राइट ऑफ करेगी फ्रॉम द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इन तीनों एंट्रीज में कोई डाउट किसी को? पहले तो वो पूछो मेरे को। कोई डाउट यहां पे? नो सर। ओके, वेरी गुड। अभी इसमें ट्विस्ट क्या आता है? ये तो तीनों एंट्रीज काफी इजी हैं, सारे सब एंट्री पास कर सकते हो आराम से आप। इसमें जो आपको ट्विस्ट मिलेगा वो मिलेगा टैक्स का। बिकॉज अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो टैक्स के साथ ही आता है, बिना टैक्स के वो क्वेश्चन बनेगा नहीं। अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इट इज ए इनकम फॉर डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के लिए क्या होता है? इनकम होता है। एंड डिबेंचर होल्डर have to pay tax on this income। तो जो भी इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को रिसीव होता है, डिबेंचर होल्डर को उस इंटरेस्ट पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर? यहां पे कोई डाउट? तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस नाउ? कंपनी विल पे interest to debenture holder, interest on debenture to debenture holder after deduction of tax। तो बेसिकली यहां पर कंपनी क्या करेगी? अभी टैक्स काट करके उनको इंटरेस्ट पे करेगी। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहां पे आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज आप केबीसी खेलने जाओ और आप केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीत जाओ, क्या आपको इन हैंड 1 करोड़ रुपए मिलेगा? बताओ मुझे। नो सर, टैक्स पे करना पड़ता है ना। टैक्स कट करके आपको मनी मिलेगा, टैक्स कट करके आपको मनी मिलेगा, है ना। तो दैट मीन्स आपने जहां पे इनकम अर्न किया, जहां पर आपने वो मनी अर्न किया, वो आपको टैक्स कट करने के बाद इनकम देंगे। जो भी टैक्स का रेट रहेगा 30%, 40%, जो भी रहेगा, वो टैक्स कट करने के बाद ही आपको मनी देंगे। दैट मीन्स अगर आप 1 करोड़ जीतते हो तो आपको 1 करोड़ मिलता नहीं है एक्चुअली,
आपको टैक्स कट करने के बाद मनी मिलेगी। तो यहां पर एक वर्ड आता है अभी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका मीनिंग यहां पे क्या हुआ, इसको शॉर्ट में हम लोग टीडीएस बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, जहां पर इनकम का सोर्स था टैक्स वहीं पे कट हो गया। जहां पर इनकम का सोर्स था टैक्स वहीं पे कट हो गया। मींस अभी यहां पे टैक्स डिबेंचर होल्डर को पे नहीं करना है। यहां पर टैक्स डिबेंचर होल्डर को पे नहीं करना, कंपनी करेगी क्या, इनको टैक्स कट करने के बाद ही इंटरेस्ट पे करेगी। और ये टैक्स जो कंपनी कलेक्ट करेगी डिबेंचर होल्डर से, जो पे नहीं किया डिबेंचर होल्डर को, कंपनी ये टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगी। तो इन दिस वे ये लॉजिक काम करता है। मैं फिर से आपको एक बार रिफ्रेश करता हूं इसके लिए। यहां पर होगा क्या अभी टैक्स वाले केस में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए टैक्सेबल इनकम, जैसे मैंने आपसे बोला। तो कंपनी यहां पे क्या करने वाली है, अभी इन लोगों को टैक्स कट करके इंटरेस्ट पे करेगी। इन लोगों को टैक्स कट करके इंटरेस्ट पे करेगी। तो टैक्स का जो अमाउंट है वो कंपनी पे करेगी, डिबेंचर होल्डर पे नहीं करेगा अभी। बिकॉज डिबेंचर होल्डर के पास जो इन हैंड इनकम आ रही है वो टैक्स कट होने के बाद आ रही है। तो यहां पर हम एक वर्ड यूज करेंगे अभी एंट्रीज में, दैट इज टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहां पर कोई डाउट तो मुझे बताओ पहले। सर पर मतलब ये इनकम जो है वो डिवेंचर होल्डर्स को मिल रही है ना, तो वो टैक्स तो डिवेंचर होल्डर्स को पे करना चाहिए। देखो, आपको टैक्स पे करने से मतलब है ना, टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए ना, है ना, यही है ना रूल। तो सर पर देरा कौन है वो भी तो मायने रखता है ना, नहीं, मतलब देखो, देंगे तो। देखो टैक्स आपकी इनकम पे होता है। टैक्स आपकी इनकम पे होता है ना, आपने जो भी इनकम अर्न करी है उस पे टैक्स पे करना है। तो ठीक आपके है। बिहाफ पे टैक्स आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। नाउ इट इज, आई थिंक आपको पता भी होगा ये चीज, जितने भी इंप्लॉयज हैं उनको जो भी सैलरी मिलती है वो टैक्स कट होने के बाद मिलती है। स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स कट होने के बाद मिलती है सैलरी उनकी। तो दैट मीन्स जहां पे इनकम का ओरिजिन है टैक्स वहीं पे कट हो जाएगा। यहां पे किसी को लॉस नहीं हो रहा है, ना कंपनी को लॉस हो रहा है, ना एम्प्लॉय को लॉस हो रहा है, ना डिबेंचर होल्डर को लॉस हो रहा है। टैक्स का अमाउंट डिबेंचर होल्डर ने पे करना था, बट यहां पे कंपनी पे करी डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे, बिकॉज डिबेंचर होल्डर के पास जो इनकम आ रही है वो टैक्स कट होने के बाद आ रही है। समझा आपको? हाँ सर। ओके, तो इसके ऊपर एक सम सॉल्व करते हैं और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, सिर्फ एक ही ट्विस्ट आता है यहाँ पे टैक्स का। और दूसरा ट्विस्ट यहाँ पे ये भी बनता है कई बार, इंटरेस्ट जो होता है हम लोग नॉर्मली एनुअली पे करते हैं। मीन्स साल में एक बार, जो भी आप ईयर क्लोज करोगे, मे बी 31 मार्च या 31 दिसंबर। बट कभी कभी क्या बोलेगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट इज पेड ऑन द क्वार्टरली बेसिस, या बोलेगा हाफ ईयरली बेसिस, या आपसे बोला जाएगा एनुअली बेसिस। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट पे करना है आपको, सपोज क्वार्टरली बेसिस पे करोगे तो आपको इंटरेस्ट वही अमाउंट साल में 4 बार पे करना पड़ेगा। अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट आपको जो पे करना है साल में 2 बार पे करना पड़ेगा। और अगर एनुअल बेसिस पे कर रहे हो आप, तो वही इंटरेस्ट आपको साल में एक ही बार पे करना है। तो उसका आपकी एंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस डिफिकल्टी यहाँ पे क्या आएगी, आपको वही एंट्रीज अगर क्वार्टरली बेसिस पे है तो 4 बार पास करनी पड़ेंगी, हाफ ईयरली बेसिस पे है तो 2 बार पास करनी है, एनुअल बेसिस पे है तो एक ही बार पास करनी है। यूजली बोर्ड एग्जाम में जो सम आएगा उसमें हाफ ईयरली बेसिस पूछा जाता है, क्वार्टरली पूछते नहीं है। बिकॉज क्वार्टरली पूछने कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। क्यों? बिकॉज आपको एक ही एंट्री को 4 बार पास करना पड़ेगा वहां पे। तो मैं आपसे एक सम अभी डिस्कस करता हूं, सम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, अभी बोर्ड में सम किस टाइप का बनता है, कुछ ऐसा सम आएगा, एबीसी लिमिटेड issued 9% 1000 debentures of ₹100 each at ₹90 on 1st April 2010। ठीक, आगे लिखा होगा टू बी रिडीम्ड
at a premium of 10% on 31st March 2020. पूछेगा क्या आपसे? You will ask pass necessary journal entry, pass necessary journal entries for issue of debenture and interest on debenture. आगे लिखा होगा assuming interest is paid on half yearly basis. On what? Half yearly basis. And tax rate, say it is, कुछ भी ले लो, चेंज हो सकता है वर्ड में. सपोज मैं 20% लेके चल रहा हूं. टैक्स रेट इज व्हाट? 20%. इट मींस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा 20% का. यही क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में. सेम टू सेम पैटर्न रहेगा और आपसे पूछा जाएगा एंट्रीज ओनली फॉर 1 ईयर. तो यू हैव टू पास द एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर 2010 एंड 11. बस यही पूछा जाएगा. एंट्रीज आपसे हमेशा 1 साल की पूछी जाती है, 2 साल की एंट्री नहीं पूछी जाती है. और दूसरी चीज, रिडम्पशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो रिडम्पशन की एंट्रीज आपसे पूछी भी नहीं जाएंगी अभी. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन में. एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड. दे इशूड 9% 1000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच at ₹90 on 1st April 2010 to be redeemed at a premium of 10% on 31st March 2020. तो दैट मीन्स यहां पर इशू भी डिबेंचर डिस्काउंट पे हो रहे हैं और रिडीम कैसे करने हैं? प्रीमियम पे करने हैं. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एज्यूमिंग इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द हाफ ईयरली बेसिस एंड टैक्स का जो रेट रहेगा दैट विल बी 20%. एंड यू हैव टू पास द एंट्रीज फॉर 2010 एंड 11. ठीक, सॉल्व करते हैं सम को. अभी मैं टैक्स का रेट यहां पे थोड़ा चेंज करता हूं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी रहेगा. मैं इसको 10% कर देता हूं. इसको मैं 10% कर रहा हूं. ठीक, तो डेट ऑफ इशू दिया है मैंने आपको 2010 एंड 11. और इस केस में ध्यान रखना है आपको, मैंने आपको लास्ट क्लास में एंट्रीज सिखाई थी. डिबेंचर का फेस वैल्यू यहां पे कितना रखा है मैंने? 100. इशू मैं कैसे कर रहा हूं? 90 पे. रिडीम कैसे करना है? 110 पे. तो जो हमने लास्ट क्लासेस में केसेस कवर किए थे, ये कौन सा केस बन गया? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम. इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम. तो पहले आपको यहां पे इशू की एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी. तो 2010 अप्रैल 1 पे आ जाओ. तो पहली एंट्री यहां पे क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. और एक चीज ध्यान रखो आप, डिबेंचर से पहले परसेंटेज साइन देना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे. कितने डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं यहां पे? 1000. और पब्लिक कितना मनी पे करेगी? 90 रुपीज पर डिबेंचर. तो कंपनी के पास यहां पे 90,000 रुपीज रिसीव हो गया. तो यहां पे देखो आप, लॉस कितना हो रहा है? एक तो आपको 10 रुपीज का लॉस हुआ इशू पे, और 10 रुपीज का लॉस आपको रिडीम पे भी होगा, बिकॉज पब्लिक से आप 90 रुपीज लेके उनको 110 पे करोगे. तो 10 रुपीज का लॉस इशू पे हो रहा है, 10 रुपीज का लॉस रिडीम पे भी होगा, और इस लॉसेस को आपको यहां पे शो करना है इन द नेक्स्ट एंट्री. तो जब नेक्स्ट एंट्री में आओगे आप, तो एंट्री क्या बनेगी यहां पे? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. तो 90,000 रुपीज यहां पे कंपनी के पास था. लॉस आपको अभी यहां पे दिखाना है. तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. तो आपको यहां पे पर डिबेंचर 20 रुपीज का लॉस हो रहा है. 1000 डिबेंचर्स थे, तो 20,000 रुपीज का लॉस आपको यहां पे हो गया. उसके बाद डिबेंचर अकाउंट में क्या जाएगा? पूरा का पूरा फेस वैल्यू. इस चीज को ध्यान रखो आप, डिबेंचर अकाउंट हो या शेयर कैपिटल अकाउंट हो, इसमें आपको पूरा फेस वैल्यू ट्रांसफर करना है. दैट विल बी 1 लाख रुपीज.
और जो प्रीमियम आपको पे करना है उसके लिए सॉरी उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये कौन सा अमाउंट है जो आपको प्रीमियम पे करना है? द अमाउंट इज ₹10,000। तो ये दो एंट्रीज आपको पास करनी पड़ेंगी इशू ऑफ डिबेंचर के लिए। इन दोनों एंट्रीज में कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड। बारी आती है अभी इंटरेस्ट की। तो क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, दे विल आस्क ओनली फॉर द एंट्रीज फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट हम लोग देखो यहां पे कैसे पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे। मींस आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट पे करना है, आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट पे करना है। तो डिवेंचर देखो आपने कहा, हाँ बोलो। सर पहले वो लॉस को राइट ऑफ करेंगे ना? लॉस को प्रकाश राइट ऑफ करते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब ईयर क्लोज करेंगे तब राइट ऑफ करेंगे उसको, ठीक है ना? ओके सर। जब भी ईयर क्लोज करेंगे ना, मैं करूंगा राइट ऑफ, चिंता मत करो। भी जब भी फाइनेंशियली क्लोज होता है तब लॉसेस राइट ऑफ करेंगे वहां पे हम। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आपको पे करना है उसको आप कैसे पे करोगे? हाफ ईयरली बेसिस पे, और उसमें टैक्स का रेट कितना है? 20%। ठीक। तो अभी देखो आप यहां पे आपने अपना ईयर ओपन कब किया था? 2010 अप्रैल 1 को। 2010 अप्रैल 1 को आपने ईयर ओपन किया और इंटरेस्ट आप पे करोगे हाफ ईयरली बेसिस पे। तो मुझे बताओ आप पहला इंटरेस्ट कब बनेगा, किस डेट में बनेगा? फर्स्ट इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट किस डेट में बनेगी? सितंबर डेट फर्स्ट नहीं, 30 सितंबर होगा। 6 मंथ है ना, 6 मंथ के बाद पे करोगे ना। तो देखो अभी आप टोटल डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना था? 1 लाख रुपीस। कितना है? 1 लाख रुपीस। टैक्स का रेट कितना है? सॉरी, इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना? 1 लाख है, 10 लाख है? 1 लाख, हाँ 1 लाख की है ना। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना आपका अभी यहां पे? 10,000 रुपीस। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द कंप्लीट ईयर। और कंपनी ये इंटरेस्ट कैसे पे कर रही है? हाफ ईयरली बेसिस पे कर रही है इन 2 इंस्टॉलमेंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब जाएगा? 30 सितंबर 2010 को, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगा? 31 मार्च 2011 को। तो आप जब पार्ट में पे कर रहे हो तो 5,000 का इंटरेस्ट यहां पे बनेगा 6 मंथ का, और 5,000 का यहां पे बनेगा। और मैंने क्या बोला, इसमें टैक्स भी लगेगा इस इंटरेस्ट पे अभी, और टैक्स का रेट कितना है? 20%। तो कंपनी यहां पर टैक्स कट करके इंटरेस्ट पे करेगी, और टैक्स का रेट कितना है? 20%। तो 20% ऑफ 5,000 इज व्हाट? 1,000 रुपीज। तो डिबेंचर होल्डर को कितना मनी मिलेगा? 4,000 रुपीज आफ्टर 6 मंथ एज ए इंटरेस्ट। सेम जब सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा तो टैक्स वहां पर भी कट होगा। कितना टैक्स कट होगा? अगेन 20% ऑफ 5,000, दैट विल बी 1,000। तो डिबेंचर होल्डर को कितना मनी मिलेगा यहां पर? 4,000 रुपीज एज ए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इन दिस वे आपको ईयरली इंटरेस्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। अगर सपोज यहां पे क्वार्टरली बेसिस होता सपोज, तो इसी 10,000 को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर देते। कैसे करते यहां पे आप? अगर सपोज क्वार्टरली बेसिस होता तो इस इंटरेस्ट को आप 4 पार्ट में डिवाइड करते। पहला इंटरेस्ट पे करते आप 30 जून को, फिर आप पे करोगे 30 सितंबर को, फिर पे करोगे 31 दिसंबर को, और लास्ट में पे करोगे आप 31 मार्च 2011 को। तो इन दिस वे आप उस केस में ऐसे इंटरेस्ट पे करोगे। तो अगेन इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 2,500 रुपीज यहां पर आएगा, 2,500 रुपीज यहां पर आएगा, सेम यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। टैक्स अगेन 20% है, तो टैक्स आपको माइनस करना पड़ेगा। तो टैक्स आपका यहां पर कितना बन जाएगा? 500 यहां पे, 500 यहां पे, 500 यहां पे, एंड लास्ट में भी टैक्स कितना होगा? 500 रुपीज का। उसके बाद इंटरेस्ट कितना पे करोगे? 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। इसीलिए क्वार्टरली बेसिस पे पूछते नहीं है एग्जाम में, बिकॉज आपको एक ही एंट्री को वहां पे 4 बार पास करना होता है, तो उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है
क्या टेस्ट करेंगे आप? एक ही एंट्री 4 बार पास करोगे तो उसमें क्या टेस्टिंग हो रही है आपकी? कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है वहां पे। नॉर्मली इसलिए हाफ ईयरली बेसिस पे ही पूछा जाता है, और एनुअली बेसिस पे भी पूछ सकते हैं। ठीक, हमारे केस में इंटरेस्ट हम कैसे पे कर रहे हैं? हाफ ईयरली बेसिस पे। तो पहला इंटरेस्ट कब ड्यू होगा? 30 सितंबर 2010 को। तो यहां पर आ जाओ अभी आप 2010 सितंबर 30। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अभी मैंने क्या बोला आपको कि डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो टैक्स कट होने के बाद रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट टोटल बना 5,000 रुपीज का। तो इसकी एक एंट्री यहां पे देखो क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। सर हाँ बोलो, ये जरा कैलकुलेशन एक्सप्लेन करिए ना एक बार। कौन सा वाला कैलकुलेशन? हाफ ईयरली बेसिस का, क्वार्टरली बेसिस का? हाँ सर, हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस को समझो दोबारा से। डिबेंचर टोटल कितने अमाउंट के थे निशांत? 1 लाख के थे। यस सर। 1 लाख का 10% कितना बना? 10,000, पूरे साल का इंटरेस्ट। और अगर आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पे पे करोगे तो हाफ ईयरली मींस साल में कितने हाफ ईयरली पीरियड होते हैं? 2। तो दैट मींस आप उस 10,000 को 2 पार्ट में पे करोगे तो 5,000 ईच हो गया फॉर एवरी 6 मंथ। और टैक्स का रेट मैंने क्या दिया है आपको? 20%। क्वेश्चन में हो सकता है 10% हो या 30% हो, कुछ भी हो सकता है। तो एज पर माई डिस्कशन आपको टैक्स कट करने के बाद ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर को पे करना है। टैक्स का रेट तो 20% था आपका, तो मैंने 5,000 से पहले टैक्स को माइनस किया, उसके बाद जो अमाउंट आया दैट विल बी पेएबल टू डिबेंचर होल्डर। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ऑन 30 सितंबर 2010 एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ऑन 31 मार्च 2011। और अगर सपोज यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे होता तो इसी को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर देते, 2,500 रुपीज ईच। समझा निशांत? हाँ सर। ओके, तो आते हैं इसकी एंट्रीज के ऊपर। अभी देखो तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इंटरेस्ट आप हाफ ईयरली बेसिस पे पे करोगे, तो एज पर द हाफ ईयरली बेसिस पहला इंटरेस्ट कब बन रहा है जो आपको पे करना है? इट इज ऑन 30 सितंबर 2010। कितना इंटरेस्ट है? 5,000 रुपीज। बट आपको पे कितना करना है? ओनली 4,000, बिकॉज कंपनी यहां पर इंटरेस्ट कट करके पे करेगी, सॉरी टैक्स कट करके। तो 5,000 का इंटरेस्ट था बट डिबेंचर होल्डर विल गेट 4,000 रुपीज। तो यहां पर आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, टीडीएस अकाउंट। टीडीएस इज व्हाट? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये 1,000 रुपीज आपको यहां पर शो करना है। उसके बाद सेम डेट में आपको एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 4,000 रुपीज आप डिबेंचर होल्डर को पे कर दोगे। 1,000 रुपीज का टैक्स जो आपने कट किया ये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और कंपनी के पास से 5,000 रुपीज यहां पे आउट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखो, ये टीडीएस अकाउंट जो मैंने ओपन किया है इट इज ए लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, इट इज नॉट ए इनकम फॉर द बिजनेस। बिकॉज कंपनी ने जो टैक्स कट किया है अल्टीमेटली कंपनी को भी तो टैक्स गवर्नमेंट को ही पे करना है ना, इसलिए मैंने यहां पे टीडीएस अकाउंट को क्रेडिट किया है। इट इज नॉट ए इनकम इन दिस केस, ध्यान रखना इस चीज को। किसी को डाउट इन 2 एंट्रीज में प्लीज पूछो। नो सर। ओके, तो आपने ये इंटरेस्ट पे कर दिया हाफ ईयरली बेसिस पे। अगला इंटरेस्ट कब ड्यू होगा? जाके 2011 मार्च 31 को। अगला इंटरेस्ट कब ड्यू होगा? 2011 मार्च 31 को। तो अगेन आपको इन 2 एंट्रीज को फिर से रिपीट करना है। अमाउंट भी सेम रहेगा, एंट्रीज भी सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज वहां पे नहीं होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी यहां पे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट वाज रुपीज 5,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना मनी आपने पे करना है इनको? 4,000 रुपीज। और उसके बाद जो टैक्स का अमाउंट है टीडीएस वो आप यहां पे शो कर दो, दैट इज 1,000 रुपीज। अगेन वही सेम एंट्री रिपीट करो, मनी पे करना है आपको अभी, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट करो 4,000 से, टीडीएस अकाउंट डेबिट करो 1,000 से टू बैंक अकाउंट, और कंपनी इन दिस वे पूरा मनी डिबेंचर होल्डर को और गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करेगी।
तो सेम डेट में आपको ये एंट्री पास करनी है। ठीक, अभी आते हैं लॉसेस को राइट ऑफ करने पे। एक चीज ध्यान रखना, आप लॉसेस राइट ऑफ करने की एंट्री हमेशा पास करना क्लोजिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो 31 दिसंबर हो या 31 मार्च हो। बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कब बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी आपके लॉसेस हैं, जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया, तो उनको आप राइट ऑफ करने की एंट्री पास करोगे जब ईयर क्लोज होगा। तो यहां पे क्लोजिंग हो रहा है अभी, तो आप इस डेट में अभी लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हो। तो देखो आप क्या क्या लॉसेस थे आपके। एक तो आपको लॉस हुआ था इशू पे, जब डिबेंचर आपने इशू किए तो कितना लॉस हुआ आपको? 20,000 रुपीज का लॉस आपको हुआ डिबेंचर इशू करने में। तो एक तो आप वो लॉस राइट ऑफ करोगे, दूसरा आप क्या राइट ऑफ करोगे? जो आपने इंटरेस्ट पे किया, बिकॉज इंटरेस्ट पे करना भी तो एक्सपेंडिचर होता है ना। तो लॉस एंड इंटरेस्ट दोनों मिला के आप एक ही एंट्री में वहां पे राइट ऑफ करोगे। तो उसकी एंट्री यहां पे क्या बन जाएगी, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और जो आपने इंटरेस्ट पे किया उसको भी राइट ऑफ करो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से। तो लॉस आपको हुआ 20,000 रुपीज का, और इंटरेस्ट कितना था टोटल? 10,000 रुपीज का। तो टोटल आपका लॉस हो गया 30,000 रुपीज, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस से यहां पे राइट ऑफ कर दिया। तो इस टाइप का सम बोर्ड में आता है, 3 मार्क में भी आ सकता है सम, 4 मार्क में भी सम आ सकता है। इस सम में कोई डाउट तो मुझे बताओ पहले। इस पूरे सम में कहीं पर कोई डाउट? सर वो बताओ ना, क्या लॉस राइट ऑफ वाला वापस बताओ। लॉसेस जो भी होंगे प्रकाश फाइनेंशियल ईयर में, उनको राइट ऑफ तो करना पड़ेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आपने डिवेंचर को इश्यू करा, 20,000 रुपीज का लॉस हुआ, तो वो राइट ऑफ कहां से होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। आपने इंटरेस्ट पे किया, वो भी आपका एक एक्सपेंडिचर है, उसको भी तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे किया? 10,000 रुपीज का। तो 10,000 का इंटरेस्ट और लॉस 20,000 का, वो आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर दिया। तो एंट्री क्या बन गई यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? हाँ सर। ओके, और कोई डाउट नहीं किसी को इस सम में? इस बार चांसेस है बोर्ड एग्जाम में टैक्स वाला सम आने का, इंटरेस्ट वाला सम आने का, बिकॉज लास्ट ईयर नहीं आया था। नेक्स्ट, किसी को डाउट था प्रकाश, आपको डाउट था वेंडर वाला वो? हाँ सर। उसमें क्या डाउट आ रहा है आपको? सर एक बार रिवीजन करवा दो ना थोड़ा। सम सॉल्व करे थे उसके आपने? सर ट्राई किया था, थोड़ा आ नहीं रहा था। आ नहीं रहा था, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर, देखो वेंडर मतलब आपने किसी से कुछ परचेज किया, मशीन परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, प्लांट परचेज किया, तो करना कुछ नहीं है, इंस्टेड ऑफ कैश हम लोग उसको डिबेंचर दे देंगे अपने बस। तो जैसे सपोज मैं आपसे बोलता हूं क्वेश्चन में, कंपनी परचेज्ड ए मशीन ऑफ रुपीज से 10 लाख and issue debenture as purchase consideration at par। सिंपल सा केस है, मशीन आपने परचेज किया है, बट इंस्टेड ऑफ कैश आपने क्या कर दिया? अपने डिवेंचर को इशू कर दिया। तो मशीन जब परचेज, कुछ भी एसेट यहां पे हो सकता है, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, तो जब आप परचेज करोगे तो एंट्री क्या पास कर दोगे आप? मशीन अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, कैश वर्ड मत यूज करना यहां पे, और अगर वेंडर का नाम दिया तो नाम उसका मेंशन कर देना। उसके बाद आप यहां पे डिवेंचर इशू कैसे कर रहे हो? एट पार इशू करो। एट पार मींस एट फेस वैल्यू। तो उस केस में यहां पे एंट्री अगली क्या बन जाएगी? वेंडर अकाउंट टू जो भी परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज जरूर मेंशन करना यहां पे, 9%, 8% जो भी रहेगा। तो सपोज 9% डिवेंचर था, तो ये एंट्री आपको पास करनी है।
बट एक चीज ध्यान रखना, अगर सपोज आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कि डिबेंचर आपने एट प्रीमियम इशू करे हैं या एट पार इशू करे हैं, सपोज यहां पर ऐसा लिखा होता कि डिबेंचर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, जो भी लिखा होगा 10%, 20% या 25%, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये केस हो सकता है कि इस केस में डिबेंचर्स आपने इशू करे, डिबेंचर्स वर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 20%। एट पार वाले केसेस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल आप एंट्री पास कर सकते हो। बट अगर प्रीमियम वाला केस आएगा या एट डिस्काउंट वाला केस उसमें आएगा तो यू हैव टू गिव ए वर्किंग नोट। छोटा सा वहां पे नोट दे देना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। तो जो भी आपने अमाउंट पे करना है वेंडर को, अमाउंट टू बी पेड, जो भी अमाउंट आपने पे करना है डिवाइडेड बाई फुल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, डिबेंचर आप किस वैल्यू पे दे रहे हो। अगर प्रीमियम है तो 125 हो जाएगा वहां पे। तो जैसे इस केस में आपने कितना मनी पे करना था, 10 लाख रुपीस पे करना था। तो फर्स्ट केस में डिवेंचर मैं कैसे इशू कर रहा हूं, एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, यस। तो डिवेंचर किस प्राइस पे जाएगा, 125 रुपीस पे जाएगा। और 125 की टेबल में 1000 कितनी बार आता है, 8 टाइम्स आता है। मींस आपको यहां पर 8000 डिवेंचर को इशू करना पड़ेगा। और उसकी एंट्री आप वहां पे क्या पास कर दोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट करोगे 10 लाख रुपीस से, बिकॉज वेंडर को कितना पे करना है हमने 10 लाख, टू डिवेंचर अकाउंट। और डिवेंचर अकाउंट विल ऑलवेज हैव द फेस वैल्यू। तो 8000 डिवेंचर थे, 100 रुपीज फेस वैल्यू था, तो यहां पर आ जाएगा आपका 8 लाख रुपीस। और जो प्रीमियम था वो कहां पे चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो पर डिवेंचर प्रीमियम कितना था, 25 रुपीस का, तो ये 2 लाख रुपीस आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में। क्लियर, कोई डाउट? और अगर इसी केस में आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे होते तो डिस्काउंट कितना है, 20% का। तो अगेन यू हैव टू गिव ए वर्किंग नोट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो कितना अमाउंट आपने पे करना है, 10 लाख रुपीस। डिस्काउंट मैंने यहां पे कितना ऑफर किया है आपको, 20% का डिस्काउंट मैंने ऑफर किया था। दैट मीन्स आप डिवेंचर किस प्राइस पे इशू करोगे, 80 रुपीस पे। तो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर यहां पे आ जाएंगे, 10 लाख बाई 80, कितना होगा अमाउंट ये, 10 लाख अपॉन 80। तो आपको यहां पर 12,500 डिवेंचर्स को इशू करना पड़ेगा। तो अगेन एक एंट्री पास करोगे, यहां पर आप वेंडर अकाउंट डेबिट करोगे, 10 लाख रुपीस वेंडर को पे करना था, टू डिवेंचर अकाउंट, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर आपने इशू करे हैं यहां पे, 12,500 डिवेंचर्स। और फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीस का। तो टोटल हो जाएगा ये 12,50,000 रुपीस। इस केस में आपको लॉस हो रहा है यहां पे, तो उस लॉस को यहां पे डेबिट कर देना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बिकॉज आपको यहां पे 20 रुपीस पर डिवेंचर का लॉस है। तो आपका जो लॉस हुआ 2,50,000 रुपीस का, इसको यहां पे डेबिट कर देना। और इस लॉस को राइट ऑफ करना भूलना मत। साथ में एक एंट्री जरूर पास करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो जो आपको यहां पे लॉस हुआ है यहां पे 2,50,000 रुपीस का, इसको राइट ऑफ कर देना। क्लियर, कोई डाउट यहां पे? नो सर। और इसमें एक और वेरिएशन आता है क्वेश्चंस में, जहां पर आपसे बोला जाएगा कि जहां पर आप पूरे के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हो, जहां पर आपने पूरे के पूरे बिजनेस को ही टेक ओवर कर लिया, वहां पर भी ट्रीटमेंट सेम ही रहने वाला है।
सिर्फ एक चीज चेक कर लेना यहाँ पे, जैसे सपोज आपने कुछ प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर किया, आपने कुछ प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर किया, आपने कुछ बिल्डिंग टेक ओवर करी, आपने कुछ फर्नीचर भी टेक ओवर किया, आपने कुछ क्रेडिटर्स को भी टेक ओवर किया, सपोज कुछ बिल्स पेबल को भी टेक ओवर किया। तो सपोज मशीनरी आपने टेक ओवर करी है 5 लाख रुपीस की, बिल्डिंग टेक ओवर करी 10 लाख रुपीस की, फर्नीचर सपोज 2 लाख रुपीस के, क्रेडिटर सपोज 1 लाख रुपीस के, तो बिल पेबल भी सपोज 1 लाख रुपीस के सपोज। और आपको लिखा होगा कि मनी आपने पे करना है, सपोज यहां पे लिखा है कि आपने XYZ लिमिटेड को जो आपने डील करी, वो डील आपकी फाइनल हुई सपोज 14 लाख में, सपोज कितने में डील हुई है 14 लाख में। तो उस केस में जरूर चेक करना कि डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे इस केस में देखो आप, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। टोटल ऑफ डेबिट साइड इज व्हाट 17 लाख रुपीस एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज व्हाट 16 लाख रुपीस। तो अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगा देन इट विल बी यूज्ड एज कैपिटल रिजर्व। उसके लिए आपको एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट वहां पर ओपन करना पड़ेगा। जो भी बैलेंसिंग नंबर रहेंगे, सपोज इस केस में 1 लाख था तो 1 लाख से अकाउंट ओपन कर देना। और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में चला गया, जैसे सपोज मैं अगर आपसे यहीं पर बोलता कि आपने डील किया सपोज 18 लाख में, ये भी तो मैं बोल सकता था आपसे कि आपने 18 लाख रुपीस पे करने हैं उनको। तो इस केस में बैलेंसिंग फिगर कहां पे चला जाएगा, वो चला जाएगा डेबिट साइड में, बिकॉज इन दिस केस टोटल ऑफ दिस साइड विल बिकम 20 लाख रुपीस। तो यहां पर आपको दिखाना है अभी गुडविल। तो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आएगा देन आपको गुडविल अकाउंट यूज करना है, और बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो आपको वहां पर कैपिटल रिजर्व अकाउंट यूज करना है। कोई डाउट यहां पे प्लीज मेरे से पूछो पहले तो। नो सर, कोई डाउट नहीं है? नो सर।